हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं फिर से इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। क्या है? पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अभी भैया है क्या? तो ये जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, ये श्रोडिंजर का एक एप्लीकेशन है। हमने जो श्रोडिंजर के टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इक्वेशन करा था, श्रोडिंजर ने अपने इक्वेशन जो दिए थे उसके एप्लीकेशंस हैं ये पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। आज इसके हम डेरिवेशंस को करने वाले हैं, उससे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि पार्टिकल जो है वो 1D बॉक्स में है। कैसा बॉक्स में है? वन डायमेंशनल बॉक्स में। आपको भैया वन डायमेंशनल बॉक्स कैसा होता है? हम तो 3D वाले बॉक्स देखे, कुछ ऐसा, कुछ आपने ऐसे बॉक्स देखे होंगे, ये क्यूबिक टाइप के आप एक बॉक्स देखे होंगे, कोई भी बॉक्स इसी टाइप का होता है। तो एक बात बताइए, ये तो 3D इमेज है और टॉपिक क्या कह रहा है? वन डायमेंशनल बॉक्स। तो एक काम करते हैं, ये जो बॉक्स का अपर वाला पार्ट वन साइड हम ले लेते हैं। क्या करते हैं? वन साइड। तो वन साइड जब हम लेंगे तो ये कौन सा इमेज हो जाएगा? तो भैया बोलोगे भाई 2D है, ये कौन सा इमेज हो जाएगा भैया? तो 2D हो जाएगा। तो क्या पार्टिकल को 2D में रखना है? नहीं, हमें किस में रखना है? वन डायमेंशन में। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे ना, ऊपर से एक सिरा हटा देंगे। सिरा हटाने का मतलब जो पार्टिकल है इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि ये पार्टिकल जो है ओनली वन डायरेक्शन यानी ओनली वन एक्सेस में ही मूव कर पाए। ऐसा हम इसमें क्या कर दिए? रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तब जाके इसमें जो मूवमेंट होगा वो पार्टिकल का कैसा होगा? वन डायमेंशनल होगा। क्लियर है? वन डायमेंशनल होगा। यानी हमें 3D में नहीं जाना है, ना हमें 2D में जाना है। 2D वाले में हमें क्या किया? 3D में से एक उसका साइड ले लिया और उस साइड से क्या कर दिया हमने? उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि जो हमारा पार्टिकल होगा वो ओनली वन एक्सेस में मूव होना चाहिए। किस एक्सेस में होना चाहिए? ओनली वन एक्सेस में मूव होना चाहिए। अगर इसमें पार्टिकल होगा तो वो तीनों डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक्स वाई जेड। अगर इसमें होगा तो एक्स और वाई दोनों में करेंगे। लेकिन इसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। ठीक है, तो आइए अब पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स जो है उसके थोड़े से और बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। आपको तो ये बात समझ में आ गया कि पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स मतलब कि जो पार्टिकल है वो क्या करेगा? ओनली वन डायरेक्शन में ही मूव करेगा एक बॉक्स के अंदर। तो उसके हमें क्या निकालना है? उसका हमें एनर्जी लेवल निकालना है कि जब मान लीजिए ये हमारा कुछ इस टाइप का बॉक्स है, कुआं जानते हो? कुआं, आप एक वेल मान लो, कुआं मान लो, उसी के अंदर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे 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 इसी के अंदर मूव कर रहा है। तो जब कोई भी पार्टिकल इस वेल के अंदर यानी इस वन डायमेंशनल में मूव करेगा तो क्या होगा? मान लीजिए हो सकता है उसकी चौड़ाई हम मान लेते कितना है, जो विड्थ है हम मान लिए कि यहाँ पे मान लीजिए x इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इक्वल टू l और पूरी लंबाई को हमने कहा मान लिया l, यानी x की पूरी लंबाई कहां से कहां तक है? इस वेल का ब्रेथ कितना है? तो 0 है और 0 से लेकर कहां तक है? l तक है। अब बताइए, अगर जो पार्टिकल जब यहाँ पे होगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, जब पार्टिकल अपना क्या होगा? दोनों वॉल के सरफेस पे होगा। पहले आप इसके बेसिक्स पूरे समझ जाइए, इसके डेरिवेशन आपके पेपर में आते हैं, वो हम आपको अच्छे से करा देंगे। तो बेसिक्स क्या है भैया? तो पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। इसका मतलब पार्टिकल जब हमारे इस वॉल के अंदर ही बैठा हुआ है और कहीं कहीं मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में? ओनली वन डायरेक्शन में, तभी जाके ये 1D मोशन होगा। ठीक, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है? मान लीजिए जब पार्टिकल अपना इस वॉल पे होगा, कहां पे होगा भैया? वॉल पे, तब जो वेलोसिटी होगी उसकी इनफाइनाइट होगी। जब ये पार्टिकल हमारा इस वॉल पे होगा तभी में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। जब पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो पोटेंशियल वेलोसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगी। समझ में आया? जब पार्टिकल बॉक्स के वॉल पे होगी तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। जब पार्टिकल अपना बॉक्स के अंदर होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी? तो 0 होगी। अब क्या होता है भैया? इन दोनों के जो वेव फंक्शन होंगे दोनों वॉल के, वो क्या होंगे? 0। क्या होंगे? साई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी और साई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ भी 0 होगी। यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ कि जब पार्टिकल हमारा किसी एक बॉक्स में ओनली वन डायमेंशन में मूव करता है तो उसी टॉपिक्स को क्या बोलते हैं?
पार्टिकल इन ए वन डायमेंशन बॉक्स। और ये जो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स है ये श्रोडिंजर का एक एप्लीकेशन है। श्रोडिंजर का क्या है? श्रोडिंजर का क्या है? ये श्रोडिंजर का एक एप्लीकेशन है। अगर आपसे कोई पूछता है बताओ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स क्या है, श्रोडिंजर का एप्लीकेशन है। और ये क्यों पढ़ते हैं भाई? तो कोई भी पार्टिकल जो अंदर में मूव कर रहा है उसकी एनर्जी को निकालने के लिए, कि भाई जब पार्टिकल बॉक्स में ग्राउंड लेवल पे होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, जब पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाएगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, जब पार्टिकल थोड़ा और ऊपर जाएगा तो एनर्जी क्या होगा। मतलब पार्टिकल के एनर्जी लेवल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टिकल इन वन डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। और ये पार्टिकल इन वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट किसका एप्लीकेशन है? तो एक श्रोडिंजर का एप्लीकेशन है। और हमने बता दिया आपको कि पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव करने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है, ओनली वन डायमेंशन होना चाहिए। अगर वो 2D में हो जाएगा तो 2D मोशन हो जाएगा, लेकिन हम 1D की बात कर रहे हैं तो वन डायमेंशन में बस एक ही एक्सेस होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसके डेरिवेशंस को करते हैं। तो यहां से अपना जो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स है उसके डेरिवेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के बेसिस कॉन्सेप्ट अभी बताया मैंने, एक बार और उसको अच्छे से समझते हैं इस थ्योरी के साथ। ठीक, कैसे? कंसीडर, मान लीजिए आप एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इनसाइड द बॉक्स। क्या लिखा हुआ? कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इनसाइड द बॉक्स। यानी हम एक सबसे पहले बॉक्स बना देते हैं। एक हमने क्या बना लिया? तो हमने भैया एक बॉक्स बना लिया। एक मिनट, क्या बना ले? बॉक्स बना देते हैं। तो हमने क्या बना लिया यहां पे? एक हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है भैया, हमने बॉक्स बना लिया। ठीक, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इनसाइड अ बॉक्स। एक पार्टिकल है जो इस बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है। ठीक, along the x direction, x axis में। ठीक, the particle bouncing back between the walls of the box। यानी ये जो वॉल है बॉक्स का, ये जो वॉल दिखाई दे रहा है इसमें जाता है पार्टिकल, ऐसे टकराता है फिर वापस इधर आता है, टकराता है वापस, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इधर टकराता है फिर वापस, टकरा के वापस। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल का कुछ ऐसा डायरेक्शन है, ये इधर से ऐसे गया, टकराया फिर इधर आया, फिर टकराया फिर इधर गया, इसी एक्सेस पे, एक ही एक्सेस पे इधर से इधर कर रहा है। तो जब पार्टिकल अंदर में मूव कर रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। समझ गए? अब जब यहाँ पे बात की जा रही है इस जो अपने वॉल है, इस वॉल का विड्थ कितना है? तो L है। हम मान लेते हैं इस वॉल का विड्थ 0 से लेकर L यहां तक इसकी क्या है? विड्थ x है। समझ गए? अब देखिए जब बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी V, हम मान लेते हैं इस वॉल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? V है। ऑफ द पार्टिकल इज इनफाइनाइट वॉल ऑफ साइड। ये जो पार्टिकल का जो वॉल है, ये जो बॉक्स का जो वॉल है, इसकी लेंथ कितनी है? तो मान लीजिए इनफाइनाइट है। कितनी है? इनफाइनाइट है। और जिसका जो पोटेंशियल क्या निकल के आ रहा है? एनर्जी, वो भी क्या है? वॉल पे इनफाइनाइट है। वॉल पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इनफाइनाइट है। याद रखिएगा, वॉल पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है। और वॉल के अंदर यानी दीवार के यानी बॉक्स के अंदर जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? 0 है। और वॉल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? वॉल पे क्या है? उसका पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट है। समझ में आया कि एक हमारे पास बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक बॉक्स है उसके अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ओनली वन डायमेंशन यानी एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अंदर में 0 और बाहर में यानी वॉल पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट है। और इसका वॉल पे इस साई की वैल्यू भी क्या है? 0 है। और इस वॉल पे भी साई की वैल्यू क्या है? 0 है। तो देखिए जब पार्टिकल अंदर हो V इक्वल टू 0, क्या समझ में आया? V इक्वल टू 0, तो कहोगे भैया V की वैल्यू 0 कहां होता है? जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर होता है। जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर होगा तो ये जो x की वैल्यू है 0 से क्या होगी? बड़ी होगी, और L से क्या होगी? छोटी होगी। 0 से बड़ी, L से छोटी, मतलब ये बॉक्स के अंदर है। इसका मतलब समझ में आया? अब V इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब ये वॉल पे है, यहाँ पे है, वॉल पे है, तो मतलब x की वैल्यू 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। x की जो वैल्यू है वो 0 से क्या होगी? बड़ी होनी चाहिए। और L से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। बड़ी और इक्वल होना चाहिए और छोटी और इक्वल होना चाहिए। हो सकता है x की वैल्यू 0 पे हो मतलब इस वॉल पे है, ये भी हो सकता है। या हो सकता है L के इक्वल हो, ग्रेटर देन हो, तो यानी यहाँ पे। समझ गए? तो ये दोनों का मतलब है, इनफाइनाइट का मतलब कि अपना जो पार्टिकल है वो वॉल पे है, और जो अपना पार्टिकल 0 लिखा हुआ है वेलोसिटी, उसका मतलब क्या समझो आप?
पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब पार्टिकल अंदर है। तो इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया कि जब पार्टिकल यानी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है कि v इक्वल टू जीरो मतलब पार्टिकल इन अ बॉक्स, तो बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, जीरो से बड़ी और l से छोटी, तब तो ये अंदर आएगा। और इनफाइनाइट मतलब इसके इक्वल समझ गए। तो यहां तक मैंने अभी आपको समझाया, उसके बाद और अपन आगे थोड़ा थ्योरी लिखते हैं। तो चलिए इसके एक बार डायग्राम को और देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम मैंने इरेज कर दिया था। कुछ ऐसा अपना डायग्राम था, ठीक। पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, एक्स की वैल्यू जीरो थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू एल थी, मतलब जीरो से लेकर एल तक एक्स की वैल्यू। ये अपना वॉल है, इस पे जो वेलोसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या है अपना पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट है। और अपना अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर जीरो है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल अपने बॉक्स के अंदर है तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगी, और पार्टिकल जब वॉल पे होगी तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट होगी। अब एक बात बताइए, क्या पार्टिकल का इस बॉक्स के बाहर होने की कोई पॉसिबिलिटी है? तो आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये बॉक्स के अंदर ही मूव कर रहा है, ये बॉक्स के अंदर ही मूव कर रहा है, इसके बाहर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब साई यानी वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। और यहां भी क्या आएगी, वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो। यानी जो आउटसाइड द वॉल, यानी वॉल के जो बाहर है, इसके जो मतलब पार्टिकल के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो यही मैंने लिखा है कि द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स, सो इट्स वेव फंक्शन साई इक्वल टू जीरो। मतलब कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर ही पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके बाहर नहीं है। जब पार्टिकल इसके बाहर ही नहीं होगा तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। और इसका मतलब जीरो, वेव फंक्शन की वैल्यू मतलब यही हो गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब यहां हो सकता है, इससे बाहर हो सकता है या इससे बाहर हो सकता है, ठीक। जब इससे बाहर होगा तो साई की फंक्शन क्या हो जाएगी, साई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब आइए डेरिवेशंस को थोड़े और डिटेल्स में करते हैं। ये तो अपना थ्योरी पोर्शन था, पूरे हमने लिख दिया कि इस पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में क्या क्या चीज हो रहा है, ये सारी चीज मैंने लिख लिया, एजम्पशंस। अब उसके बाद इसके डेरिवेशन पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। आपको जब पूछा जाए तो आप स्टार्टिंग से लिखना कि एक बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल, जैसे हमने अभी पीछे आपको लिखवाया था। उसके बाद क्या करोगे, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, सॉरी इंडिपेंडेंट इक्वेशन का इसमें आप क्या करोगे, यूज करोगे। तो आपको बहुत अच्छे से श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन पता है, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताओ, पार्टिकल है कहां? तो आप बोलोगे सर पार्टिकल जो है हमारा बॉक्स के अंदर है। जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? तो कहोगे जीरो। तो आइए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो। क्यों लिख देंगे, सिंस बिकॉज पार्टिकल्स इनसाइड द बॉक्स, यानी ये बॉक्स के अंदर है, इनसाइड द बॉक्स लिख दिया, v की वैल्यू जीरो। बस अब इस v के जगह पे आप क्या करो, जीरो को पुट कर दो, तो यहां से आ जाएगा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में एच कट का स्क्वायर और e माइनस क्या हो जाएगा, v की जगह पे क्या डाल देंगे, जीरो साई का साई इक्वल टू, अब e में से जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा भैया, डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में एच कट का स्क्वायर और e का e और साई इक्वल टू जीरो। यहां तक समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का यूज करा, और श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट का इक्वेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अब बात किसकी हो रही भाई, पार्टिकल जो है हमारा बॉक्स के अंदर है, तो पार्टिकल जब बॉक्स के अंदर होगा तो v की वैल्यू कितनी होगी भैया, तो जीरो होगी। तो यहां पे हमने क्या किया, ये जो v है इसके जगह पे हमने जीरो पुट कर दिया, जीरो जैसे ही पुट करा e माइनस वी इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन आ गया, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर 2m अपॉन एच कट और e माइनस साई। अब एक काम करते हैं, ये इतना बड़ा खतरनाक जो वैल्यू दिया हुआ है, ये जो इतना खतरनाक वैल्यू दिया है, इसको हम क्या कुछ मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, लेट 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ई भी ले लीजिए, ई। देखिए हमने क्या किया, ये जो इतना बड़ा खतरनाक वैल्यू था, इसको बार बार ढोके ले जाने में दिक्कत हो रहा था, दिक्कत नहीं होता, मतलब इसको हमने सपोज कर लिया कि इतने बड़े चीज को हमने क्या मान लिया, के स्क्वायर। तो आइए इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, समझ गए, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे
उसके बाद बोर्ड इरेज करके मैं लिख दूंगा। देखो यहाँ मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का यूज करा और ये लिख दिया श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। v की जगह हमने 0 पुट करा और v की जगह में 0 पुट करने के बाद ये इक्वेशन आया। इस इक्वेशन में अपन क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको, इसकी जगह पर हमने k स्क्वायर पुट करना है। तो करिए डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये वाला जौका दे प्लस का प्लस, इसकी जगह पे आप क्या डाल दोगे, ये वाले वैल्यू की जगह पे आप k स्क्वायर डाल दोगे और साई का साई इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक क्लियर है। उसके बाद आगे देखिए अब इसके आगे देखिए, कोई भी जो हमारा पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके लिए एक जनरल इक्वेशन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, द जनरल इक्वेशन। लिखिए द जनरल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन लिखिए, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द वेव। कोई भी जब हमारा वेव होता है, कोई भी वेव हो, उसका जो जनरल सॉल्यूशंस होता है वो कैसा होता है, जब ये पार्टिकल मूव करेगा अंदर में तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उस वेव का एक जनरल क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्या होता है जरा जनरल सॉल्यूशन भाई, तो साई इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, साई इक्वल टू, यहां तक आप लिख लिए ना। उसके बाद आप लिखोगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द वेव। जब ये पार्टिकल जो है बॉक्स के अंदर मूव करेगा तो उससे क्या होगा, एक जनरल सॉल्यूशन निकलेगा वेव का, वो कुछ ऐसा है। तो a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये कुछ हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होता है, तो कोई भी वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, वो कुछ ऐसा होता है। अब जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसमें दो केसेस बन रहे हैं। एक केस कैसा बन रहा है, जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, बीचों बीच बैठा हुआ है, या एक केस ये बन रहा है कि पार्टिकल जो है वॉल पे है। ठीक, तो पहले डिस्कस करेंगे जब पार्टिकल हमारा क्या हो, बॉक्स के अंदर हो, इनसाइड द बॉक्स। लिखिए केस 1, बहुत बढ़िया भैया, केस 1। केस 1 में क्या है हमारा, कि जो हमारा पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर है, यानी जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर होगा तो यानी x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करिए। x की वैल्यू हमने 0 ले लिया और कहां तक जा रहा है भैया, कहां तक जा रहा है, L तक। तो हमें L नहीं जाना है। अभी जब हमारा मान लो कि x की वैल्यू हमने क्या लिया, 0 लिया, मतलब पार्टिकल को यहाँ पे अभी मान लीजिए यहाँ पे साइड में पोजीशन बैठा है, तो यहाँ पे साई की वैल्यू कितनी है भैया, तो कहोगे साई की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि साई की वैल्यू वॉल पे होती है तो कहाँ होती है भाई, 0 होती है। तो चलो हम साई की वैल्यू भी 0 पुट कर दिया। ठीक, अब ये साई की वैल्यू 0 इसमें पुट करो और x की वैल्यू 0 पुट करो। देखो साई की जगह पे 0 डालो, 0 a क्या ये इंटू साइन के का के, x की जगह पे 0 डाल दिया, बहुत बढ़िया। b का b कॉस k का k इंटू x की जगह पे हमने 0 डाल दिया, 0 का 0 a साइन का साइन। अब देखो k इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस b का b कॉस k इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। अब एक बात बताइए, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, कहोगे भैया 0 होती है। साइन 0 क्या होता है, यहाँ पे आप साइड में लिख लो, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो a का a इंटू 0 प्लस b इंटू कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 लिख दिया। तो यहां से बताइए 0 का 0 b, ये क्या हो जाएगा, a इंटू 0 0 और b इंटू 1 b, तो यहां से b की वैल्यू क्या निकल के सामने आई, 0 निकल के आई। समझ में आया केस 1। चलिए केस 2 भी डिस्कस करते हैं। देखिए केस 2 क्या होगा, x की वैल्यू हमने क्या लिया था पहले 0, और ये जो बॉक्स कुछ ऐसा था आपके सामने, हमने डायग्राम बनाया था, x की वैल्यू यहाँ पे 0, x की वैल्यू यहाँ पे L, तो क्या करोगे, x की वैल्यू L ले लोगे और साई की वैल्यू तो 0 ही होती है वॉल पे, वही हमने ले लिया। अब एक बात बताइए, फिर जनरल इक्वेशन उठाएंगे, यही वाला जनरल इक्वेशन उठाइए, साई की जगह पे फिर से 0 पुट कीजिए, कर दिया भैया। a का वैल्यू a रहने दो भैया, साइन का साइन और k का k और L का x की जगह पे क्या डालना है, x की जगह पे आपको देखो ये x दिख रहा है, उसकी जगह पे आप L डाल दो, प्लस b का b कॉस का कॉस का कॉस, k का k और इसके जगह पे आप क्या डाल दोगे, L डाल दोगे। बहुत बढ़िया भैया, हमने डाल दिया। बस हमने x की जगह पे क्या डाला है, L डाला है, और साई की जगह पे 0 डाला है। ठीक, यही वाले इक्वेशन में इसको इक्वेशन आप फर्स्ट इंडिकेट कर दो। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ से ये 0 का 0 a का a साइन के एल, b की वैल्यू क्या है भैया, 0 है, कॉस के एल, 0 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, तो साइन के एल इक्वल ये सॉरी ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहां से हमारा क्या बच गया है, तो हमारा कुछ ऐसा आया, ए साइन
के एल इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक, अब यहां से दो टर्म है, ए नॉट इक्वल टू 0, ए जो होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अगर ये 0 हुआ तो ये पूरा इक्वेशन ही 0 कर देगा, इसीलिए इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अब किसके इक्वल साइन करोगे, दूसरा हो सकता है साइन के एल इक्वल टू 0, के एल इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ मेरे भाई, साइन कितने डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो आप कहोगे सर साइन जो 0 होता है हमारा किस पे होता है 0 पे 0 होता है, यही ना। तो इसका एक वैल्यू पे नहीं होता है 0, मतलब और भी बहुत सारे एंगल्स होते होंगे जिसपे साइन क्या होता होगा 0 होता होगा। इसका मतलब साइन के एल इक्वल टू एन पाई, एन पाई जो होगा यानी एन की वैल्यू आप बदलते जाओ 1 2 3 4 5, ये आपके क्या करते जाएंगे साइन की वैल्यू वहां पे 0 आता जाएगा। जैसे एक हो जाएगा साइन एन की वैल्यू अब 0 तो 0 पे आ गया, 1 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ऐसे करके आपके जो एंगल्स होते हैं साइन के वो 0 आते जाएंगे। अब एक बात बताइए, यहां से साइन इमेजिन करना, एक मिनट यहां पे ऐसे लिखो साइन एन पाई। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे, एक टर्म्स में ऐसे कैंसिल करते नहीं, दोनों साइड क्वांटिटी हमारा क्या है सेम है, तो साइन साइन मान लीजिए मन में कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा के एल इक्वल टू एन पाई। यहां से आप के की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा एन पाई अपॉन में एल। यहां तक क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस जो अपना कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है, उस वेव का जनरल इक्वेशन क्या होता है भैया, तो उस वेव का जनरल इक्वेशन कुछ ऐसा होता है साइन ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। हमने इसमें दो केस बनाए, केस नंबर 1 जब पार्टिकल यहां होगा तो x इक्वल टू 0 और साई की वैल्यू तो 0 ही होती है, हमने क्या कर दिया बस साई और एक्स की वैल्यू डाली, बी की वैल्यू 0 आ गई। दूसरा केस क्या बनाया, हो सकता है पार्टिकल इस वाले बॉल पे हो, तो हमने क्या बना दिया साई की वैल्यू वहां पे 0, एक्स की वैल्यू पुट करा, तो यहां से हमारे दो टर्म्स आए ए इंटू ए इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्यों भैया, क्योंकि ये क्वांटिटी हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है, और ये इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, इसलिए इसका 0 का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसका मतलब ए का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा आगे निकालेंगे। ये जो साइन के एल है इसको हमने 0 के बराबर करा, तो यहां से क्या हुआ साइन कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो आप कहोगे एन पाई पे, यानी एन की वैल्यू बदलते जाओ भैया और आपको साइन की वैल्यू 0 मिलते जाएगी। तो हमने क्या किया साइन के एल का साइन के एल और इसके जगह पे लिख दिया साइन एन पाई, साइन से साइन मन में समझिए कट गया, तो यह क्या बचा के एल, इधर क्या बचा एन पाई, यहां से हमने के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यहां तक आपको क्लियर है। चलिए आगे और इसके कुछ टर्म्स हैं, चलिए इसके आगे देखते हैं क्या होगा। हम टोटल प्रोबेबिलिटी नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी पूरी देखिए, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर उस पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर तो पार्टिकल है ही, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी कि 1 होगी, तो आप बोलोगे जो चीज निश्चित है, जो चीज फिक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। तो पार्टिकल तो इसके अंदर है ही भाई, तो जब इसकी पार्टिकल इसके अंदर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, दैट इज यूनिट। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यही हम लिख रहे हैं द टोटल प्रोबेबिलिटी of the particle, the total probability of the particles inside the box is unity। हमने क्या लिख दिया कि जो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी है कि उस पार्टिकल के बॉक्स के अंदर होने की वो क्या होता है यूनिटी, दैट इज 1 है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम उस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं साई यूज करते हैं। आप याद कीजिए हमने आपको साई स्क्वायर निकाल के बताया था आपको, जब इसका कुछ रियल सिग्निफिकेंस मिलता था, साई एक यानी वेव फंक्शन का रियल सिग्निफिकेंस कब मिलता था, जब हम क्या करते थे साई की वैल्यू निकालते थे, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कि उस पार्टिकल का उसमें होने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसी को तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। यानी अगर पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है तो उसके प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो साई स्क्वायर का यूज करेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, तो चलो यूज करते हैं यहाँ पे साई स्क्वायर का, क्योंकि आपने वेव फंक्शन में अच्छे से पढ़ा है कि जब ये साई की वैल्यू क्या आती है फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं इसके कंजुगेट से गुना करके इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को निकालते थे, और वहां पे ये जो साई स्क्वायर आता था इसको क्या नाम दिया था मैंने, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको क्या बोला जाता था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं उस पार्टिकल के अंदर होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया साई स्क्वायर इक्वल टू 1 हमने मान लिया कि साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई 1 है। तो चलो कोई बात नहीं, अब देखो साई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। बिल्कुल सही, हमने जनरल इक्वेशन क्या लिखा था, ए साइन के
प्लस बी कॉस के एक्स, कुछ ऐसा लिखा था भाई साहब। तो देखिए ए साइन के एक्स हट, बी की वैल्यू क्या थी 0, ये टर्म ही हमारा खत्म हो गया। तो यहां से साई इक्वल टू क्या आ रहा है भाई साहब, ए साइन का साइन, और के की वैल्यू क्या है मेरे भाई साहब, तो के की वैल्यू हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे निकाल के रखी है, क्या एन पाई। तो यहाँ पे डाल दोगे एन पाई अपॉन में एल, और एक्स का एक्स, कोई दिक्कत, हमने कुछ नहीं किया, ए का ए, साइन का साइन, और के की वैल्यू हमने निकाल के बैठे हैं, क्या है एन पाई अपॉन एन। तो यहाँ पे क्या डाल दिया, के की जगह पे एन पाई अपॉन एन और एक्स का एक्स, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ से क्या किया भैया, ए का साई की वैल्यू निकाल लिया, वेव फंक्शन की वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो वेव फंक्शन की वैल्यू आई है, ये सिर्फ एक साई का वैल्यू है। हम क्या करेंगे, हमें साई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे भैया, सिंपल। चलिए करते हैं, तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, कैसे करेंगे भाई। तो इसकी वैल्यू सबसे पहले आपको क्या है, गिवन है। अब एक बात बताइए, जब ये साई की वैल्यू क्या आ गई, इतनी है, तो हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रल से। किससे, इंटीग्रल से। कैसे, जैसे ये पार्टिकल जो है ये बॉक्स के अंदर है, तो हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी या तो पार्टिकल यहां पे हो या तो पार्टिकल यहां, क्या इसके बाहर हो सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टिकल जो है वो बॉक्स के अंदर ही होगा, बॉक्स से बाहर नहीं होगा। तो कहां से कहां तक चल रहे हैं पार्टिकल, 0 से लेकर एल तक। जब भी हमें किसी भी चीज का सर्टेन कंडीशन निकालना हो कि वो पार्टिकल कहां से कहां तक मूव कर सकता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रल यूज करते हैं। हमें चाहिए साई स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या करेंगे मेरे भाई साहब, साई स्क्वायर। तो साई की वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन में क्या हो जाएगा एल और एक्स का एक्स। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए, हमने बस यहां तक कुछ नहीं किया, इक्वल में 1 चल रहा है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। उस बॉक्स के अंदर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, निश्चित उस बॉक्स के अंदर ही वो पार्टिकल बैठा है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर, आपको पता है इंटीग्रेशन, आप बेसिक्स पढ़े हो कि जो कांस्टेंट टर्म होते हैं इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जा भाई, चल भाई बाहर आ जा, ए स्क्वायर बाहर आ गया 0 और एल, ये यहाँ पे अंदर में ये टर्म बचा, बहुत बढ़िया, साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन में एल और एक्स का एक्स इक्वल टू में 1, बहुत बढ़िया भैया। यहां तक हमें पूरी अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए ये जो एन पाई है, क्या साइन स्क्वायर का आपने कभी भी इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो आप बोलोगे भैया साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, किसका इंटीग्रेशन होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है। आपने साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है, माइनस कॉस एक्स, यही पढ़ा है क्या, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, यही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे बात क्या आ रही है, साइन स्क्वायर। तो क्या साइन स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन जानते हो, तो कहोगे नहीं भैया साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। तो करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, आपको शायद याद होगा 12th में, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए, ये एंगल क्या हो जाता था इसका, यहाँ 2 थीटा है, तो एंगल इसका क्या हो जाता था मेरे भाई, हाफ हो जाता था, थीटा हो जाता था। देखिए, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या 2 है, नहीं है भैया, यहाँ पे अगर 2 होता तब तो 2 से क्या करो मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, तो 2 इसमें से कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये 2 तो गायब हो गया। अब देखो भाई साहब फॉर्मूला पे आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये दिख रहा है, तो थीटा की जगह पे ये है। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, तो ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 से एल 1 माइनस कॉस का कॉस लिख दीजिए आप, 2 का 2 लगाइए, 2 थीटा की जगह पे कितना है, इतना बड़ा चीज, तो 2 n पाई एल अपॉन में x इक्वल टू 1। ये हम बस इसलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किए ताकि इसका हम इंटीग्रेशन कर पाए। क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट साइन स्क्वायर का नहीं हो पाता, इसलिए हमने क्या किया, इसको 1 माइनस कॉस के टर्म में तोड़ लिया। अब यहां से आगे देखिए, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर अपॉन 2 का 2 इंटीग्रेशन एक बार और उतार लेते हैं, 0 से एल 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 2 n पाई अपॉन में एल और x का x और dx भी साथ में आप ले लेना, मैंने dx यहाँ पे भूल गया क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा है अपना, तो dx भी आप साथ में लेके चलना, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, dx मैंने छोड़ दिया था। अब क्या करेंगे अपन,
इक्वल टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आपको देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हर एक पे शिफ्ट हो जाएगा। एक बार इंटीग्रेशन 1 का होगा, एक बार इंटीग्रेशन इसका भी होगा, तो एक ही साथ कर देते हैं। ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन करिए 1 का, तो आप कहोगे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आप यहाँ पे फटाक से मार दोगे सर इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, ये 1 है और dx है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। 1 को नहीं लिखेंगे, 1 को बाहर निकाल देंगे, ठीक। तो इसी तरीके से 1 बाहर निकल जाएगा तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, x हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, माइनस का माइनस। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और जो एंगल में है वो चीज जो करते हैं लिख दो 2n पाई और अपॉन में l x का x और इनटू इक्वल टू में 1। अब देखो हमने तो अभी इंटीग्रेशन करा इसका से cos का करा, cos का क्या होता है, इतना होता है, हमने लिख दिया। अब जो cos का इंटीग्रेशन हुआ है, cos के एंगल में जो चीज है, cos की ये जो एंगल में जो चीज है इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। इसका इंटीग्रेशन मत मार देना, यहाँ पे cos है, cos का हमने क्या लिख दिया नीचे, इंटीग्रेशन। cos का इंटीग्रेशन क्या है, साइन, और एंगल में जो चीज है वो चीज लिख दिया। अब जो एंगल में है उसका भी अगेन क्या होगा, डिफरेंशिएशन। क्या होता है मेरे भाई, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कुछ करोगे तो ऐसा आएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कैसे। जैसे आप एक याद रखना, आपने कभी ऐसा है, इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट मैं करके दिखाऊं, आप ये पहले समझो। इसका डिफरेंशिएशन तो भैया बोलोगे cos ऐसे ले लो, आप cos ही दिया है ना, cos ले लो, cos 2x है, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin 2x। ठीक है भैया, कर दिया। ये क्या लगा है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसके बाजू में लगा क्या है, तो कहोगे भैया x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के बगल में 2 लगा है, कुछ मत करो, 2 से डिवाइड कर दो। वाह भैया, मजा आ गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। कैसे, हमने जो cos मान लीजिए 2x है, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x का 2x। अब जो x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया, इसके बाजू में क्या बैठा हुआ है, 2, तो इसके नीचे बस 2 लगा दीजिए, हो गया डिफरेंस इंटीग्रेशन। आया समझ में इंटीग्रेशन करेंगे, तो बस यही काम यहाँ पे अप्लाई कीजिए। हम भी यहाँ पे साइन cos का क्या कर दिया, साइन कर दिया, इस जो चीज लिखा तो लिख दिया। x के बाजू में क्या बैठा हुआ है भैया, तो इतना वाला चीज बैठा है, इससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 2n पाई अपॉन में l और बराबर में 0। लिमिट कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से लेकर l तक। समझ में आया यहां तक। उसके बाद क्या करोगे आप, ये पहले अपर लिमिट पुट होता है, बाद में लोअर लिमिट। तो चलो भैया पुट करते हैं, a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट। अब अपर लिमिट पुट करिए, क्या कर दिया पुट भाई साहब, अपर लिमिट l, बहुत बढ़िया भैया, l कर दिया हमने। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, उसके बाद सब में अपर लिमिट पहले पुट किया, सब में अपर लिमिट। तो मान लीजिए इसमें हमने अपर लिमिट पुट किया, उसके बाद साइन का साइन और 2n, और ये देखो x की जगह पे आप क्या करोगे, l पुट करोगे, l से l कट जाएगा, 2n पाई किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो डायरेक्ट 0 लिखो ना, क्यों जरूरी इतना झंझट लेने, 0 लिखा। जब ये टर्म 0 हो गया ये वाला, तो इसके साथ तो इंटू में, ये तो ऑटोमेटिक 0 ही हो जाएगा। अपर लिमिट तो पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 डालो भैया, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने 0 डाला x की जगह पे हमने 0 डाला, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0, तो इसके कारण ये भी 0 हो जाएगा। वाह भैया, मजा आ गया। क्या बचा सिर्फ a स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू l बचा, और इसमें 1 बचा। एक बार और मैं वैल्यू में पुट करके दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो l दिखाई दे रहा है आपको, पहले इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है, l, तो x की जगह पे l डाला, फिर माइनस साइन का साइन लिखते, और 2n पाई, यहाँ पे हमने l डाला था, x की जगह पे l डाला था, l से l कैंसिल हो गया। 2n पाई की वैल्यू क्या होती है साइन में 2n पाई की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है, तो इसके कारण ये टर्म 0, मतलब ये पूरा टर्म 0, ठीक। उसके बाद लोअर लिमिट x की जगह 0 भाई साहब, फिर x की जगह पे यहाँ पे 0 डाला, ये टर्म 0 हो गया, इसके कारण ये भी 0 इक्वल टू 1 का, समझ गए। तो यहाँ पे l बचा। अब आ क्या रहा है, a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू l इक्वल टू 1। अब यहां से ये 2 जो है इधर चला जाएगा, 2 जो इधर चला जाएगा, a स्क्वायर l इक्वल टू क्या बचा, 2। अब a स्क्वायर को वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर की, तो l कहां चला जाएगा, इसके नीचे 2 अपॉन l। स्क्वायर हटेगा तो भाई साहब उधर क्या चलेगा, रूट चलेगा, 2 अपॉन l।
तो यहां से हमने क्या करा, ए की वैल्यू निकाल लिया, जो कि हमने पीछे बताया था ए की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, यानी ए की वैल्यू यहां पे निकल के हमारे पास सामने आ गया। ठीक, यहां तक आप नोट कीजिए। तो यहां हमने क्या करा, ए की वैल्यू निकाल ली भैया। अब हम पीछे आपको एक बात बताइए, जब हमने साई की वैल्यू निकाली थी तो साई की वैल्यू कैसे निकाली थी, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के, यही हमारा जनरल इक्वेशन था, जनरल सोल्यूशन था। साई की वैल्यू हमने निकाला था ए साइन के एक्स, और ये वाला जो वैल्यू था हमारा, ये क्या हो गया, बी के कारण इसकी वैल्यू 0, तो यानी हमारे पास कुल मिला के साई की वैल्यू ये आई थी। इसी को लेकर हमने इंटीग्रेट करा, तो यहां से हमारा ए की वैल्यू निकल के सामने आई। अब ये जो ए की वैल्यू है, इसको उठा के आप ए की जगह पर डाल दो, तो साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2/L, 2/L, और साइन का साइन, और के की वैल्यू तो हमने निकाला था, क्या निकाला था, n पाई अपॉन में L और x का x, ये हमारा साई की वैल्यू आई, उसकी प्रोबेबिलिटी आई कि उसके अंदर पार्टिकल होने की क्या पॉसिबिलिटी है। अब क्या करेंगे इसके आगे, इसके आगे बस थोड़ा सा एक काम है, आपने के स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, आपने के स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी, तो n पाई अपॉन में कुछ ऐसा था, n पाई नहीं, आपने के स्क्वायर की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या माना था, याद कीजिए, हमने सोडिंजर जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखा था ऐसा कुछ करके, डेल साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर और ई साई इक्वल टू 0, वी पुट करने के बाद, वी की वैल्यू 0 पुट करने के बाद हमने क्या करा था, इस चीज को क्या मान लिया था मेरे भाई, के मान लिया था, के स्क्वायर मान लिया था। तो इसको, इसकी वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2m ई अपॉन में एच कट का स्क्वायर। ठीक है भाई मेरे, इसको इक्वेशन नंबर यहां तक हो गया था, पहले मैंने एक इक्वेशन मान लिया था, इसको दूसरा नाम दे दिया। ठीक, इक्वेशन आप देख लेना कौन सा कैसा इक्वेशन आपको लिखना है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 दे दिया। अब के की वैल्यू हमने एक और निकाली है, क्या निकली भाई, n पाई अपॉन में L। अब देखिए इधर के स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो के का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, n पाई अपॉन L का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में क्या दिख रहा है, दोनों का LHS पार्ट सेम है। जब LHS पार्ट सेम होगा तो ये आपस में RHS पार्ट भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये के स्क्वायर LHS पार्ट है सेम है, तो RHS पार्ट भी सेम कीजिए, 2me अपॉन में क्या चल रहा है, एच कट का स्क्वायर, और ये n पाई अपॉन में क्या हो जाएगा, L का होल स्क्वायर। अब यहां से हमारा टारगेट क्या है, हमने बोला था पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स का एक ही टारगेट होता है, एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है आपको, एनर्जी निकालना है। तो एक बात बताइए भैया, एनर्जी यानी इसमें हमारा E है, तो हमें E की वैल्यू निकालनी है, तो भैया क्या करेंगे, सारे डेटा उधर भेज देंगे। तो ये h कट उधर चल जाएगा, नीचे है तो n पाई अपॉन L का स्क्वायर, ये h कट नीचे में उधर जाएगा, तो इंटू में, डिवाइड में था इंटू में चला गया, h कट अपॉन में क्या आ जाएगा, 2m। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/2m इंटू n पाई अपॉन में L का होल स्क्वायर इंटू, अब h कट का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया h कट इक्वल टू h/2 पाई को हम क्या बोलते हैं भैया, h कट बोलते हैं। तो इस h कट को क्या करिए, ऐसे लिख सकते हैं, h/2 पाई का होल स्क्वायर। क्लियर है, h कट का फॉर्मूला ये होता है, हमने h कट की जगह डाल दिया, होल स्क्वायर लगाया तो होल स्क्वायर। अब देखिए e का e इक्वल टू हाफ 2m इंटू n पाई का L का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, e का e इक्वल टू 1/2m का 2m, n का स्क्वायर n स्क्वायर, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, L का स्क्वायर L स्क्वायर। देखो n का स्क्वायर n स्क्वायर, L का पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और L का स्क्वायर L स्क्वायर इंटू h का h स्क्वायर, सॉरी h स्क्वायर छोड़ दिया था, h का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 और पाई का पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इस पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कोई कैंसिल होने वाला है नहीं है, तो e इक्वल टू 1/2 और 2 4 जा 8 और m और क्या बचा है हमारे पास, नीचे में L स्क्वायर और ऊपर में क्या चल रहा है हमारे पास, n स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक, तो यहां से अपना एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकल के सामने आ रहा है, इधर मैं इरेज कर रहा हूं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एनर्जी यानी E इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आया, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m L स्क्वायर, यही हमारा एनर्जी निकल गया। और ये इक्वेशन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, आइए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं।
तो ये देख लीजिए आप, तो ये देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, यहां से हमने एनर्जी निकाला। अब यहां से ये एनर्जी वाला जो इक्वेशन आया है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इस इक्वेशन से हमें क्लियर हो रहा है कि जो पार्टिकल है इनसाइड द वॉल, यानी वॉल के अंदर है, यानी उस बॉक्स के अंदर है, तो हर एक n की वैल्यू, जैसे जैसे हम n की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे उस पार्टिकल के एनर्जी लेवल भी चेंज होते जाएंगे, उस पार्टिकल के एनर्जी लेवल भी क्या होते जाएंगे, चेंज हो जाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, ये इक्वेशन हमने ले लिया, यहाँ पे E इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, हमने ये वैल्यू ले ली, यही इक्वेशन है। इस इक्वेशन पूरे किस पे डिपेंड करता है, इसके नंबर्स ऑफ इसके एनर्जी लेवल पूरे डिपेंड करेंगे n की वैल्यू पे। इसके जो एनर्जी लेवल होंगे कुछ पार्टिकल वो पूरी तरीके से इस पे डिपेंड करेगा n पे। तो n की वैल्यू मान लीजिए हमने ले लिया 0, क्या ले लिया 0। चलिए n की वैल्यू 0 डालते हैं, n की वैल्यू 0 डाला 0, h स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 8ml स्क्वायर। अब 0 मल्टीप्लाई हो किसी चीज से तो क्या होता है 0, और नीचे है 8ml स्क्वायर। एक बात बताइए, 0 में किसी चीज से डिवाइड करते तो क्या आता है 0, यानी n की वैल्यू हमने 0 लिया तो E की वैल्यू भी अपना क्या आ गया 0 आ गया, मतलब एनर्जी लेवल वहां पे 0 है, नहीं है। ठीक, उसके बाद n की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, n की वैल्यू सेकेंड केस में 1 लेंगे, 0 के बाद 1, तो E की वैल्यू क्या आएगी, इसके जगह में 1 डालिए तो h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ठीक, तो यहां से n की वैल्यू 1 लेने पे E1 की वैल्यू, यानी यहाँ पे E0 की वैल्यू 0 आई, E1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से n की वैल्यू जब 2 डालोगे तो क्या आएगा, E2 इक्वल टू h स्क्वायर 2 डालो, n की वैल्यू हमने 1 डाली थी, यहाँ पे देखो तो 1 डाल दिया तो क्या हो गया h स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पे हो जाएगा 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन 8ml स्क्वायर। ठीक, अब ये इससे कैंसिल भी हो सकता है, काट दो इसको तो क्या हो जाएगा 1/2 h स्क्वायर अपॉन में ml, समझ गए। तो यहां से आ गया h स्क्वायर 2ml। इसी तरीके से एंड सो ऑन। ठीक, अब इसको जो हमारा एनर्जी लेवल निकल गया है इसको हम डायग्राम पे दिखाते हैं आपको। चलिए इसके हम क्या करते हैं, इस एनर्जी लेवल को अब डायग्राम पे भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। यहां तक आपको काम करना ही करना है। देखो यहां से अब क्या करो, इसको डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जानते हो E की वैल्यू 0 है, यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू 0 है मेरे भाई, n की वैल्यू क्या है 0 है, तो जब n की वैल्यू आपने क्या लिया 0 लिया मेरे भाई, तो E की वैल्यू भी क्या आई 0 आई। ठीक, अब n की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे n1 है, हमने n की वैल्यू 1 लिया तो E1 की वैल्यू कुछ ऐसा आया, तो यहाँ पे इसके सामने ये रहेगा h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर एनर्जी लेवल। उसके बाद मान लीजिए n2 लिया, n की वैल्यू 2 लिया, तो यहां से क्या आ रहा है, आप इससे कोई काम करो, इसको काटने की इच्छा नहीं हो तो एक और तरीका है अपने पास, ये 4 का 4 रहने दो, थोड़ा अच्छा बना देता हूँ 4 का 4। अब देखो तो h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं E1 बोलते हैं। तो देखो 4 का 4 रहने दो और इतने की जगह पे आप क्या डाल दो, ये दोनों सेम है, इसके जगह पे E1 डाल दो, E1 आया समझ में। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे n2 इक्वल टू 4E1। कोई दिक्कत, तो ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो एंड सो ऑन। दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। ये पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स का हमने क्या लिख दिया, एनर्जी लेवल बना दिया। अब आइए थोड़ा सा और इससे आगे, थोड़ा सा 2 मिनट का काम है वो भी अपन कर लेते हैं। ठीक, मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा इसके आगे और काम कर लीजिए। फॉर n इक्वल टू, उस वेव का इक्वेशन भी देख लीजिए। यहाँ पे हमने साई का इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा था, 2/L साइन n पाई x/L, कुछ ऐसा करके मैंने क्या करा था, इक्वेशन लिखा था। अब एक बात बताइए भाई साहब, यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 लेकर साई पे चेक करते हैं। साई इक्वल टू ने n ले लिया, √2/L। अब ये साइन का साइन लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके n की वैल्यू हम 1 डाल देंगे। जब ये 1 डाल देंगे तो हट जाएगा, यानी n अपॉन में क्या हो जाएगा L, n अपॉन में क्या आ जाएगा L आ जाएगा, n अपॉन में L, सॉरी n तो हट गया, पाई आ जाएगा,
और x का x पाई x। हमने n की वैल्यू क्या कर दिया 1 पुट कर दिया, क्योंकि हमने एनर्जी लेवल तो निकाल लिया है। अब बारी है साई फंक्शन से भी देख लेते हैं कि इसका वेव कैसा जनरेट हुआ है। ये भी तो बता दो भाई कि पार्टिकल जो है उसका एनर्जी लेवल तो आपने बता दिया कि इसका एनर्जी लेवल है, यहाँ पे होगा ऐसा, यहाँ पे डालेंगे तो दूसरे पे ऐसा। तो इसमें जो साई है यानी उसका वेव कैसा कुछ बनेगा वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। इसमें इसका वेव कैसा बनेगा वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो वो किससे बताओगे? साई से। तो साई बराबर हमने कुछ ऐसा निकाला था। अब क्या किया आपने? अब आपने क्या किया? n की वैल्यू 1 पुट किया। उसी तरीके जिस तरीके से आपने एनर्जी निकाला था उसी तरीके से आप n की वैल्यू क्या करोगे? 1 पुट करोगे। तो हमने 1 पुट कर दिया, तो ये हमारा कुछ ऐसा आया। अब एक काम करिए, अब यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 मान लीजिए कि हमने x इक्वल टू 0 पुट किया और x इक्वल टू l तक, 0 से लेकर कहां तक जा रहा है? l तक। और साई की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारा 0। तो क्या होगा चेक करते हैं। साई का साई देखते रहिएगा, 2 का रूट का रूट, 2 का 2, l की वैल्यू क्या पुट कर देनी है? l की वैल्यू अभी l रहने दीजिए, यहाँ तो हमारा हो गया साइन का साइन, पाई का पाई। x की जगह पे क्या पुट करना है मेरे भाई? 0। और l की जगह पे क्या पुट कर देना है? l की जगह पे पुट कर देना है x। l की जगह पे क्या पुट कर देना है मेरे भाई? तो x पुट कर देना है। जब आप इसके जगह पे x पुट करोगे, कर दो यहाँ पे x की वैल्यू 0, x कहाँ है हमारा? ये रहा, x की वैल्यू 0 कर दिया। l की वैल्यू हमारे पास क्या है? l की वैल्यू हमारे पास x है, तो l की वैल्यू हमने x कर दिया, ठीक है। उसके बाद साई की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दो, l की जगह पे x पुट कर दो। चलो, तो यहाँ से रूट का रूट, 2 का 2, x का x इंटू ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा? 0। साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। ये फंक्शन ही पूरा 0 कर देगा, यानी इसमें वेव फंक्शन तो जनरेट नहीं होगा फिर तो भाई। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक कंडीशन पता चल रहा है कि जब हमारा ये जो दिख रहा है आपको, x की वैल्यू क्या होगी? 0 और l की वैल्यू, x की वैल्यू l तक, यानी कहां से कहां तक जा रहा है? x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू l तक जाएगा, तो उसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। बस आपको ग्राफ बना देना, उसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। x की वैल्यू 0 मतलब कि यहाँ पे, x की वैल्यू l मतलब यहाँ तक। साई फंक्शन 0 है, साई का मतलब क्या है? 0 है। ये इक्वेशन बस इतना इंडिकेट कर रहा है कि साई का मतलब क्या है यहाँ पे? साई का मतलब 0 है, मतलब वो पार्टिकल जो है हमारा बाहर है ही नहीं। पार्टिकल जब बाहर ही नहीं तो कहां उसका वेव बनेगा भैया? अंदर बनेगा। तो कैसा बनेगा? देखिए पहला जो वेव बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, यहां से यहां तक देखो, x 0 से लेकर xl तक, x 0 से xl तक कुछ ऐसा आपका वेव एसोसिएट होगा, ठीक। पहला केस में यहां पे हो जाएगा π/2 90 पे। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप पे जैसे जाएगा तो यहां पर मान लीजिए कुछ ऐसा, तो वेव अपना कुछ इसके बीचों बीच होगा। देखिए जैसे ऐसे होगा, समझ गए। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पे जाएगा तो कुछ वेव अपना ऐसे एसोसिएट होगा, जैसे देखते रहिए इसके बीच में, इसको ऐसे करके, ठीक। तो ये हमारा जो वेव फंक्शन निकलेगा, जो वेव फंक्शन हम बना रहे हैं, जो हमारा पार्टिकल जो मूव करेगा तो उसके अंदर कैसा कैसा वेव जनरेट होगा, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर आपको डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे लिख देना π/2, यहाँ लिख देना, सॉरी यहाँ पे लिख देना π/2, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा फिर π/2। ऐसे करके वेव जनरेट होते चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो आई होप आपको बहुत अच्छे से पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स समझ में आया होगा। ये आप नहीं भी बनाओगे लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन यहाँ एनर्जी लेवल तक पूरे अच्छे से डेरिवेशन बना के एग्जाम में आना है और आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। एक भी नंबर यहाँ पे कटने की मतलब संभावना नहीं है। बाय द वे मेरा थोड़ा सा गला खराब, इस वजह से आपको आवाज अच्छे से नहीं जा पा रहा होगा, इसके लिए दिल से सॉरी। बस इसको आप 2 से 3 बार देख लेना, आपके ये पूरे अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।